सो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर में। मैं हूं अमृत राय, जैसा कि आप सभी जानते हैं, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीकॉम 5th सेमेस्टर के मॉनेटरी थियरी एंड बैंकिंग इन इंडिया के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए इन्फॉर्मेशन, अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं और केवल यूट्यूब के कुछ चंद वीडियोस के सहारे नहीं रहना चाहते हैं, आप पूरी पीडीएफ्स का एक्सेस लेना चाहते हैं, मल्टीपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे सारथी बैच को और डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को। अगर अभी आप डाउनलोड करते हैं और सारथी को ज्वाइन करते हैं, देन यू विल गेट द 10% डिस्काउंट। अगर आप गुरुकुल 10 का कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अभी हमारा कोर्स का जो प्राइस है वो 399 चल रहा है और इसमें भी आपको लगभग 39% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, सो गो एंड जस्ट डाउनलोड द टारगेट गुरुकुल ऐप एंड ज्वाइन साथी। चलिए स्टार्ट करता हूँ आज के क्लास। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉनेटरी थियरी एंड बैंकिंग इंडिया के कुछ बेसिक एमसीक्यूज जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, द फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज दैट मेक लोन्स अवेलेबल एंड एक्सेप्ट लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म डेट्स फॉर फंडिंग आर कंसीडर्ड एज। वित्तीय मध्यस्थ जो ऋण उपलब्ध कराते हैं और वित्त पोषण के लिए दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋण स्वीकार करते हैं, उन्हें कौन सी कंपनी माना जाता है? उन्हें हम इन्वेस्टमेंट कंपनी कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें हम इन्वेस्टमेंट कंपनी कहते हैं। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला फाइनेंस कंपनीज। फाइनेंस कंपनीज क्या होती है? तो फाइनेंस कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो डिपॉजिट लेती हैं और लोन देती हैं। लोन किसको देती है? मेनली इंडिविजुअल बोरोवर्स को। तो फाइनेंस कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो डिपॉजिट आपसे और हमसे एक्सेप्ट करती हैं और वो मेनली इंडिविजुअल बोरोवर्स को लोन देती हैं, उसे हम फाइनेंस कंपनी कहते हैं। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द एडवांस वैल्यू ऑफ LIC पॉलिसी इज लिंक्ड विद। LIC पॉलिसी का अग्रिम मूल्य किसके साथ जुड़ा होता है? तो LIC पॉलिसी का जो एडवांस वैल्यू होता है वो सरेंडर वैल्यू के साथ जुड़ा होता है। इसका ऑप्शन आएगा समर्पण मूल्य यानी सरेंडर वैल्यू। अगला क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ RRBs नाउ फंक्शनिंग इज। हिंदुस्तान में अभी इस समय कितने रीजनल रूरल बैंक कार्यरत हैं? कितने रीजनल रूरल बैंक काम कर रहे हैं? तो हिंदुस्तान में अभी टोटल 84 रीजनल रूरल बैंक्स ऑपरेट कर रहे हैं। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डैश इज अ फाइनेंशियल एंटिटी विच बिलोंग्स टू इट्स मेंबर्स हु आर एट द सेम टाइम द ओनर्स एंड द कस्टमर्स ऑफ देयर बैंक। कौन सी ऐसी वित्तीय इकाई है जिसके जो सदस्य होते हैं वो एक ही समय पे बैंक के मालिक भी होते हैं और बैंक के ग्राहक भी होते हैं? तो मैंने आपको कोऑपरेटिव बैंक के बारे में बताया था। कोऑपरेटिव बैंक वो बैंक होता है जो कुछ गिने चुने लोग मिलकर चलाते हैं और उसी में वही लोग मालिक होते हैं और वही लोग उस बैंक के कस्टमर भी होते हैं। तो कोऑपरेटिव बैंक की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि कोऑपरेटिव बैंक का जो मालिक है वही एट द सेम टाइम उस बैंक का कस्टमर भी होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, दैट इज कोऑपरेटिव बैंक, सहकारी बैंक। अगला क्वेश्चन, डैश ऑफ इंडिया इज द कंट्रीज एपेक्स रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर लाइसेंसिंग एंड रेगुलेटिंग माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस फाइनेंस कंपनीज। कौन सी ऐसी बैंक है, कौन सा ऐसा रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन है हिंदुस्तान का जो MSME एंटरप्राइजेस जो कि फाइनेंस सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको रेगुलेट करने का काम करता है? तो वो है आपका डेवलपमेंट बैंक्स, विकास बैंक्स। जैसे आपने नाम सुना होगा IDBI का, वो इसका काम करता है। अगला क्वेश्चन, Dash cannot sell securities but acts more like a consultant giving advice on what securities a person should invest in. ऐसा इंसान जो खुद प्रतिभूतियों को बेचता या खरीदता नहीं है, वो एडवाइस करता है लोगों को कि भाई देखिए इस शेयर में, इस सिक्योरिटी में अगर आप पैसा लगाते हैं तो आपका पैसा बढ़ेगा, आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं? तो ऐसे लोगों को हम इन्वेस्टमेंट एडवाइजर कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट एडवाइजर यानी निवेश सलाहकार। ये खुद ना कोई चीज खरीदेंगे ना बेचेंगे, ये आपको एडवाइस करेंगे कि ये सिक्योरिटी खरीद लो, ये शेयर खरीद लो, ये डिबेंचर खरीद लो, तुमको फायदा होगा। उसे हम इन्वेस्टमेंट एडवाइजर कहते हैं। एंड दे हैव अ वेरी डीप लेवल ऑफ नॉलेज अबाउट द स्टॉक मार्केट, अबाउट द सिक्योरिटीज, अबाउट द कंपनीज। इनके पास कंपनीज के बारे में बहुत अच्छा खासा नॉलेज होता है, उसी बेसिस पे एडवाइस देते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, डैश आर दोज बैंक्स दैट आर इंक्लूडेड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ द RBI एक्ट 1934। डैश वे बैंक है जो RBI अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल हैं। तो भाई जो बैंक्स RBI के सेकंड शेड्यूल में लिस्टेड होते हैं, जो बैंक
आरबीआई अधिनियम 1934 के दूसरी अनुसूची में पंजीकृत होते हैं उन बैंक्स को हम शेड्यूल्ड बैंक कहते हैं, अनुसूचित बैंक कहते हैं। और जितने भी कमर्शियल बैंक्स आप देख रहे हैं ना, उसमें से मैक्सिमम कमर्शियल बैंक शेड्यूल्ड बैंक्स होते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, शेड्यूल्ड बैंक्स। अगला क्वेश्चन, डैश इज द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? भारत का सबसे पुराना जो स्टॉक एक्सचेंज वो है वो कौन सा है? तो अगर मैं बात करूँ स्टॉक एक्सचेंज की, तो हिंदुस्तान में सबसे पहले 1875 में, कब? 1875 में एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई, उसका नाम था द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन। क्या नाम था? द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन। और ये जो नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन था, इसकी स्थापना की गई थी 1875 में, यानी 1875 में। और 1875 में जब इसकी स्थापना हुई तो इसका नाम था नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन, लेकिन बाद में इसी का नाम बदलकर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कर दिया गया और आज ये इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आएगा बी, दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और अक्सर न्यूज में आप इसका चर्चा भी देखते होंगे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स का वैल्यू ये हो गया। हाँ, आपने सुना होगा। अब सेंसेक्स क्या होता है, चलिए इस पर भी चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है ना, इसका एक इंडेक्स है। इंडेक्स मतलब ओवरऑल मार्केट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कैसा परफॉर्म कर रहा है, इसके लिए एक इंडेक्स डिटरमाइन किया गया, उसका नाम है सेंसेक्स। क्या नाम है? सेंसेक्स। और इस सेंसेक्स में 30 कंपनीज लिस्टेड होती हैं। और ये 30 कंपनीज कौन सी होती हैं? ये 30 ब्लू चिप कंपनीज होती हैं। कौन सी कंपनीज होती हैं? ब्लू चिप कंपनीज, यानी टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज ऑफ इंडिया। इनसे हमारे देश के बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स तय होता है। जैसे आपने देखा होगा कि अभी आई थिंक जो सेंसेक्स की वैल्यू 20-25 हज़ार के करीब कुछ चल रही होगी। ऐसे ही हमारे देश में एक और स्टॉक एक्सचेंज है जो सबसे पहले हिंदुस्तान में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को स्टैब्लिश किया, तो उसका नाम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसको शॉर्ट में हम NSE कहते हैं। क्या नाम है इसका? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये हिंदुस्तान का इकलौता पहला ऐसा स्टॉक एक्सचेंज था जिसने पूरे स्टॉक मार्केट को, पूरे स्टॉक एक्सचेंज के सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। अब इसका भी एक अपना इंडेक्स है, इसका नाम है निफ्टी। आपने नाम सुना होगा निफ्टी। और ये जो निफ्टी है ना, इसमें 50 कंपनीज हैं। क्या है? इसमें 50 कंपनीज की सिक्योरिटीज से निफ्टी की वैल्यू डिटरमाइन होती है। तो निफ्टी एक आप कह सकते हैं इंडेक्स है जो पूरे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो मार्केट है, जो स्टॉक एक्सचेंज है, इसके पूरे एग्रीगेट वैल्यू को बताता है कि स्टॉक एक्सचेंज, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, उसकी वैल्यू कैसे जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है। अगला क्वेश्चन, NAV इन म्यूचुअल फंड स्टैंड फॉर। तो NAV का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू। क्या होता है? NAV का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू। आपने अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया होगा ना, तो आपको बताता होगा, आपके जो भी आपने ऐप डाउनलोड किया होगा, जिस ऐप के माध्यम से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए होंगे, उसमें आपकी NAV की वैल्यू बताती है। उसी को हम NAV को नेट एसेट वैल्यू कहते हैं। अगला क्वेश्चन 11, म्यूचुअल फंड्स इन द कंट्री आर रेगुलेटेड बाय। तो हमारे देश में जितनी भी चीजें स्टॉक मार्केट से संबंधित होंगी, जितनी भी चीजें सिक्योरिटीज से संबंधित होंगी, उसके लिए हमारे देश में है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी सेबी। तो जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनको रेगुलेट करने का काम सेबी करता है। कौन करता है दोस्तों? सेबी करता है। सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन, हु रेगुलेट्स द कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट इन इंडिया। कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? तो भाई जितनी भी सिक्योरिटीज की मार्केट होंगी, चाहे वो कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट हो, चाहे वो ऑप्शन मार्केट हो, चाहे वो बॉन्ड मार्केट हो, चाहे वो शेयर मार्केट हो, ठीक है, इन सबको रेगुलेट करने का काम सेबी का है। अच्छा, सेबी क्या है? तो भाई सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है और साथ ही साथ सेबी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी एक सेबी इंडिपेंडेंट बॉडी है। ये किसी गवर्नमेंट के अंदर काम नहीं करती। सेबी अपने आप में सरकार है। ठीक है। और सेबी बनी कब थी? तो भाई सेबी बनी थी सेबी एक्ट 1992 के माध्यम से। लेकिन ऐसा बात नहीं है, सेबी तो बन तो गई थी 1988 में, सेबी एस्टेब्लिश तो 1988 में हो गई थी, लेकिन सेबी को जो पावर्स हैं, जो रेगुलेटरी पावर्स मिली, जो जुडिशियल पावर्स मिली, जो लेजिस्लेटिव पावर्स मिली, वो जाके कहीं ना कहीं 1992 में मिली। यानी 1988 में सेबी बन के भी नहीं बना था। बन तो गया था सेबी दिखाने के लिए, लेकिन वो काम नहीं कर रहा था, उसके पास उतनी पावर्स नहीं थी, उतनी रेगुलेटरी अथॉरिटीज नहीं थी। लेकिन बाद में इसको सारी अथॉरिटी, सारी पावर्स दे दी गई। ठीक है, 1992 में।
अच्छा, क्यों 1992 में ही दिया गया? इसके पीछे भी लॉजिक है कि हर्षद मेहता साहब ने स्कैम किया था 1992। आपने देखा होगा वेब सीरीज स्कैम 1992, उसमें दिखाया गया कि हर्षद मेहता साहब ने कैसे स्कैम किया था। और स्कैम के बाद फिर स्टॉक मार्केट को बहुत सेंसिटिव समझ लिया हमारे देश की गवर्नमेंट ने, और कहा कि भाई इतनी सेंसिटिव चीज़ जो हमारे देश की पूरी इकोनॉमी को झकझोर के रख सकती है, उसके लिए हमारे पास कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी तक नहीं है। धिक्कार है ऐसी सरकार पे। पब्लिक ने भी काफ़ी सारे सवाल उठाए सरकार पे, और सरकार को भी काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। फिर सरकार ने एक अलग से बॉडी बनाई, बॉडी तो बन गई थी पहले से। सरकार ने एक पार्लियामेंट में एक अलग से एक्ट लाया, सेबी एक्ट 1992, जिसके माध्यम से सेबी को तमाम सारी पावर्स और रेगुलेटरी कंप्लायंसेज एंड अथॉरिटीज़ दी गई उसको, ठीक है। अब ये जो सेबी है ना, पता है क्या करता है? सेबी अभी रूल्स बनाता है, सेबी आपकी गाइडलाइंस बनाता है, सेबी आपकी रेगुलेशंस बनाता है स्टॉक मार्केट के लिए, स्टॉक एक्सचेंज के लिए, कंपनीज के लिए, लिस्टेड कंपनी जितनी भी होती है ना उनके लिए, इवन कुछ पब्लिक कंपनीज होती है उनके लिए भी बहुत सारे रूल्स हैं सेबी के। तो ये जो सेबी के रूल्स है ना, ये हर कंपनी को फॉलो करने पड़ते हैं, जो भी लिस्टिंग के लिए जा रही है, या फिर जो कंपनी लिस्ट हुई थी कभी, अभी डिलिस्ट हो चुके हैं, उसके भी कुछ प्रोविजंस वगैरह होते हैं। डिलिस्टिंग रेगुलेशन, लिस्टिंग रेगुलेशन, इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, ICDR रेगुलेशन, ऐसे तमाम सारे रेगुलेशंस हैं जो आपको फॉलो करना पड़ता है सेबी का। और इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ते हैं जब CS एग्जीक्यूटिव में आते हैं, तो आपको एक सब्जेक्ट पढ़ाया था CMSL का, कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉज। पहले उसका नाम था SLCM, सिक्योरिटीज लॉज एंड कैपिटल मार्केट। और इसके अलावा ये आपको पढ़ाया जाता है CA फाइनल में भी सिक्योरिटीज लॉज के नाम से। चलिए अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर देयर इन इंडिया प्रेजेंटली? हिंदुस्तान में इस समय कितने पब्लिक सेक्टर बैंक्स काम कर रहे हैं? तो हिंदुस्तान में इस समय टोटल 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स काम कर रहे हैं और 11 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स काम कर रहे हैं, ठीक है। बुक्स के हिसाब से टोटल हमारे देश में भी 33, मैं बुक्स के हिसाब से बोल रहा हूँ, रियलिटी नहीं है ये, इससे ज़्यादा बैंक्स हमारे देश में ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन बुक्स के हिसाब से याद रखिएगा 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स है और 11 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक सेक्टर बैंक हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेज इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक भारत में सबसे अधिक शाखाओं को लेकर बैठा है? तो भाई हिंदुस्तान में जो इस समय का सबसे बड़ा बैंक है ना, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इट हैज द वेरी लार्ज नंबर ऑफ ब्रांचेज इन ऑल ओवर इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सबसे ज्यादा संख्या में शाखाएं हैं, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा गांव से गांव तक पहुंची हुई है, शहर शहर तक पहुंची हुई है, हर शहर तक, हर गांव तक लगभग पहुंच चुकी है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हिंदुस्तान की अभी तक सबसे बड़ी बैंक है, लेकिन इसके बाद भी तो कोई दूसरे नंबर पे आता होगा, तो दूसरे नंबर पे आता है HDFC। कौन आता है? HDFC। HDFC इज द सेकेंड लार्जेस्ट बैंक ऑफ इंडिया, और HDFC इज द फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक ऑफ इंडिया। यानी HDFC पहला प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है और दूसरा सबसे बड़ा बैंक है। मतलब अगर मैं प्राइवेट पब्लिक दोनों को मिला के देखूं तो दूसरा सबसे बड़ा है, और अगर मैं प्राइवेट में देखूं तो सबसे बड़ा HDFC है, केवल प्राइवेट में, ठीक है। चलिए अगला, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HDFC? HDFC का फुल फॉर्म होता है हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन। हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन, यानी इसका हिंदी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसका मतलब हिंदी में फुल फॉर्म भी सेम ही होगा, हिंदी में फुल फॉर्म बदल नहीं जाएगा, ठीक है। HDFC का फुल फॉर्म हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन ही होगा। अगली चीज, अब आप सोच रहे हो सर HDFC तो बैंक का नाम है, लेकिन इसके फुल फॉर्म को पढ़ के ऐसा समझ में आ रहा है ये तो हाउसिंग डेवलपमेंट के लिए आया था, मतलब ये इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर होम के कंस्ट्रक्शंस के लिए आया था क्या? हाँ बिल्कुल, जब स्टार्टिंग में HDFC आया था ना तो इसका मेन बिजनेस यही था, लेकिन बाद में HDFC ने अपने बिजनेसेस को डाइल्यूट किया, बिजनेसेस बहुत सारे उसने अपने बना लिया, जिसमें से एक उसका बैंकिंग का भी बिजनेस है। इसके अलावा HDFC बैंक और भी बहुत सारे बिजनेसेस में, जैसे म्यूचुअल फंड वगैरह में है, कुछ और भी सिक्योरिटीज वगैरह में है, ठीक है। चलिए, तो HDFC बैंक याद रखिएगा हिंदुस्तान का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है और प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है। चलिए, तो ये था आज का लेक्चर। कैसा लगा लेक्चर, कैसे लगे MCQs, समझ में आ रहे हैं? कोई चीज़, कोई डाउट तो नहीं है? बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अभी तक अगर आपने सारथी ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड करिए, सारथी को ज्वाइन करिए, आपको वहाँ पे तमाम सारे PDFs मिल जाएंगे। और आप सभी को पता है कि हर बार जो सारथी में पढ़ाया जाता है एग्जैक्टली वैसे क्वेश्चंस सेम ऑप्शंस के साथ एग्जाम में छप जाते हैं, ठीक है। दैट्स इट, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।